नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर दिन भर देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपका बेहद पसंदीदा शो। इस शो में हम आपको दिन भर की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं, बताते हैं आज कौन कौन सी अहम खबरें रही हैं, उसको अलग तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। आज कौन कौन सी अहम खबरें हैं, जरा 5 खबरें आज किस पर हम नजर डालने वाले हैं, विस्तार से अब आपको हम बताते हैं। इनफैक्ट संक्षिप्त में अभी हम बताते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे राजनाथ की दहाड़ का। दरअसल कभी शायरी में मोहब्बत बहती थी, अब वहीं से जंग का पैगाम उठता है। जब देश के रक्षा मंत्री मंच से बोले तो हर लफ्ज सिर्फ जुबान का नहीं, रणनीति का हिस्सा होता है। गुजरात के भुज एयरबेस से पाकिस्तान को जो अल्टीमेटम मिला है वो बारूद से कम नहीं है। राजनाथ सिंह ने चेताया है कि अगर सुधरे नहीं तो अगली गलती इतिहास लिखेगी, और वो भी भारत के नाम से। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ मिशन नहीं, भारत की सैन्य चेतना का नया प्रतीक है। 9 तारीख 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए हैं। अगली बार दुश्मन को नाश्ता पानी का वक्त भी नसीब नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह रही कि शायरी में छुपा वो शौर्य जिसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। डिटेल में बताएंगे कैसे राजनाथ सिंह की दहाड़ देखने को मिली है। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जब हम जिक्र करेंगे, बात बिगड़े बोल की करेंगे। एक बयान और सियासत में मच गया भूचाल। यूपी से महाराष्ट्र और दिल्ली तक जुबानों में जहर ने फिर दिखा दिया कि चुनावी मौसम में शब्द भी हथियार बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने मुरादाबाद में जो कुछ कहा वो बीजेपी को बैठे बैठाए चुनावी संजीवनी दे गया। एयर मार्शल AK भारती से लेकर व्योमिका सिंह तक जिन नामों का जिक्र उन्होंने किया, उसने जुबान की फिसलने को विपक्षी हमला बना दिया। अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं, मंशा का है। क्या ये सच में शब्दों की चूक थी या एक सोची समझी चाल? बीजेपी नेताओं ने इस पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता का ठप्पा लगाया तो रामगोपाल यादव ने सफाई दी, तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया बयान। लेकिन सियासत अब बयानवीरों के हवाले है। कभी अबू आजमी औरंगजेब के लिए ताल ठोकते हैं तो कभी बीजेपी के मंत्री बहन जैसे शब्दों से शालीनता की सीमा लांघ देते हैं। आखिर कैसे ये बिगड़े हैं बोल, बताएंगे आपको इसकी डिटेल। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का भी जिक्र करेंगे। बात दरअसल करेंगे मंत्री के पीछे आखिर कौन है। आपको बताते चले कि मंत्री के पीछे का आखिर कौन नजर आ रहा है। बयान और पूरी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही। मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह का विवादित बयान तूल पकड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हाई कोर्ट का आदेश, FIR दर्ज और कांग्रेस राज्यपाल तक पहुंच चुकी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने भारी विवाद के बावजूद बीजेपी खुलकर विजय शाह के साथ खड़ी दिख रही। आखिर क्यों, इसकी डिटेल आपको आगे देंगे। इसके अलावा बात दरअसल एक और अहम खबर की करेंगे। चौथी अहम खबर जो रहने वाली है, उस खबर का जब हम जिक्र करेंगे, बात बेबस किसान की करेंगे। जब कोई जवान अपनी वर्दी में लड़ता है तो हम सलाम करते हैं, लेकिन जब एक किसान मिट्टी से सने कपड़ों में बारिश से जूझता है तो उसकी लड़ाई नजरअंदाज हो जाती है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का वो किसान जिसने अपनी सांसों की तरह मूंगफली की फसल को पाला था, आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो में टूटता हुआ दिखा है। बारिश की बूंदों के साथ उसके सपने भी बह गए। भीगी हुई फसल, गीले बोरे और एक किसान जो बारिश में बैठा रह गया। ना मंडी ने छत दी, ना किस्मत ने राहत। वीडियो वायरल हुआ, लोगों की आंखें नम हुई, पर सवाल यही कि क्या हम सिर्फ वायरल होने तक संवेदनशील रहेंगे या कुछ करेंगे भी? क्योंकि जब किसान की उम्मीदें भीगती हैं तो देश की आत्मा कांपती है। आपको डिटेल देंगे इस पर, आखिर क्यों किसान को लेकर क्या कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, आगे डिटेल बताएंगे। इसके अलावा पांचवी अहम खबर, दरअसल हम सिक्किम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। राजा की रियासत थी, रानी का रसूख था और देश के नक्शे से एक कोना अलग सा दिखता था। लेकिन 16 मई 1975 को वो कहानी बदल गई जब सिक्किम ने ताज नहीं तिरंगे को चुना। राजा चोंग्याल की सत्ता ढही और लोकतंत्र की सुबह सिक्किम की वादियों में उतर आई। ये केवल एक राज्य का विलय नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की निर्णायक जीत थी। चीन की सीमा से सटे इस नाजुक भूभाग को अगर भारत ने वक्त पर अपने संविधान में नहीं समेटा होता तो आज ना नक्शा सुरक्षित होता, ना नजरें। लेकिन भारत ने जनमत के जरिए एक नई इबारत लिखी, जहां 97% जनता ने लोकतंत्र को गले लगाया। और आज 50 साल के बाद वही सिक्किम देश का सबसे शांत, सबसे जैविक और सबसे पढ़ा लिखा राज्य बन चुका है। लेकिन आखिर क्या कुछ बदला है सिक्किम में 50 वर्षों में, आपको डिटेल आज हम देने वाले हैं। ये 5 अहम खबरें आज की खबर दिन भर का हिस्सा रहेंगी और जाते जाते बात पते की आपको हम बताएंगे। लेकिन जाहिर है शुरुआत जब हम करेंगे
तो शुरुआत हम उस खबर के साथ करेंगे जो आज की महत्वपूर्ण खबरों में शुमार रही है। बात राजनाथ सिंह की करेंगे। दरअसल कागज का है लिबास, चरागों का है शहर, चलना संभल संभल के। जब देश के रक्षा मंत्री दुश्मन को शायरी में लपेट कर अल्टीमेटम दे दे तो समझिए मामला सिर्फ शब्दों का नहीं, संदेशों का होता है। गुजरात के भुज एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धाओं से मिलने पहुंचे राजनाथ सिंह ने जब पाकिस्तान को चेतावनी दी तो उसमें शब्दों की मिठास कम, लहू की गर्मी ज्यादा थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टरों का नकाब जो है अब पूरी तरीके से उतर चुका है और अगर इसी हाल में उनके पास परमाणु हथियार हैं तो यह मान लेना चाहिए कि कल को वो किसी आतंकवादी के हाथों में हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही बात भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। राजनाथ सिंह ने बशीर बद्र की शायरी से पाकिस्तान को अलर्ट किया कि ये शहर अब चरागों का नहीं, आग की चंगारियों का हो चला है और तुम हो नशे में, जरा संभल के चलो। उन्होंने साफ कहा भारत अब प्रोबेशनल पर है नहीं, भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। जैसे पुलिस गुड बिहेवियर के लिए किसी आरोपी को चेतावनी पर छोड़ती है, वैसे ही अब पाकिस्तान को देखा जा रहा है। सुधर गया तो ठीक, वरना ऐसा जवाब मिलेगा इतिहास बदल जाएगा। राजनाथ सिंह ने जवानों से कहा ऑपरेशन सिंदूर कोई श्रृंगार नहीं, यह शौर्य का सिंदूर है जो भारत ने आतंक के माथे पर खींच दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी एयरफोर्स आज बिना सरहद लांघे पाकिस्तान के हर कोने पर प्रहार करने में सक्षम है और जिस स्पीड से हमने आतंकियों के 9 अड्डे तबाह किए हैं, उनके एयरबेस तक ध्वस्त कर दिए, वो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और यही वो पल है जब भारत ने साफ कर दिया है अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब नाश्ता पानी के वक्त में ही दुश्मन का सफाया होगा। और ये वार्निंग सिर्फ पाकिस्तान की सरकार के लिए नहीं, उसकी फौज के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी जो अब भी पाकिस्तान को परमाणु ताकत समझने की गलती कर रहे हैं। भारत के नागरिक वीडियो बना रहे थे। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। बयान एक, बवाल अनेक। जुबान किसी की भी फिसले, राजनीति की जमीन खिसक जाती है। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों गर्म है और वजह है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राम गोपाल यादव का मुरादाबाद में दिया गया वो बयान, जिसमें उन्होंने एयर मार्शल AK भारती, सूफिया कुरैशी और वोमिका सिंह जैसे नामों का जिक्र कर कुछ ऐसा कह दिया कि जिसने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया। योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता बताया, तो राम गोपाल यादव ने पलट कर कह दिया, बयान सुने बिना तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है।
लेकिन मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है। दरअसल ये जुबानों के जहर और राजनीति की चालों की पूरी श्रृंखला है। जरा याद कीजिए, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समर्थन में उतर आए थे, औरंगजेब के समर्थन में उतर आए थे और बोले थे कि मैं उन्हें क्रूर और असहिष्णु नहीं मानता। परिणाम ये हुआ, विधानसभा से निलंबित हो गए, 2 एफआईआर हुई, बवाल का भूचाल हुआ। अबू आजमी के बाद अब ये बोल चुके हैं। इतिहासकारों की राय थी कि माफी मांगता हूं, लेकिन तब तक राजनीति में आग लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी पीछे नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, तब मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कह डाला कि हमलावरों की ऐसी की तैसी करने भेजी उनकी बहन। बयान ऐसा था कि न सिर्फ विरोधियों ने बल्कि हाईकोर्ट तक ने नाराजगी जाहिर की। यानी जुबानें कहीं भी फिसलें, राजनीति में उसका फायदा या नुकसान गहराई तक असर करता है। इसी बीच राम गोपाल यादव का बयान आ गया और बैकफुट पर चल रही बीजेपी को मानो संजीवनी मिल गई। योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, अनिल राजभर, डिप्टी सीएम के बाद एक नेता हमलावर होते गए। सवाल ये नहीं है कि बयान किसने दिया, सवाल ये है कि क्या ये सच में जुबान की फिसलन थी या चुनावी रणनीति की एक बारीकी बिसात। क्या सियासत अब मुद्दों पर नहीं, बयानों के विस्फोट पर लड़ी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नेता अब सच में जबान फिसल रहे हैं या फिर जानबूझकर इस फिसलन को मंच बना रहे हैं? एक बयान आया और सियासी भूचाल आया। दिव्या सिंह, योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। तो मानसिकता जब खराब होती है, समाजवादी पार्टी का इतिहास, जब श्री अखिलेश यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया था जिन्हें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया और उस पर लंबे समय तक जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चला तो उसमें कई को फांसी और कई को उम्र कैद की सजा हुई। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ। हमको जो विंग कमांडर योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सूफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। कल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है। दलित समाज की बेटी को जाति सुदक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है? समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज तक, अभी तक उनका कोई जवाब इस पर नहीं आया है।
बढ़ते हैं आगे और बात मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता की करते हैं। दरअसल सेना किसके चरणों में नतमस्तक है, वर्दी किसके लिए झुकती है और कब शुरू हुआ सैनिकों के नाम पर राजनीतिक पूंजी का खेल। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर तूफान है और इस बार लहर उठी है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के उस बयान से जिसमें उन्होंने कह दिया पूरा देश सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के कार्यक्रम में उन्होंने भावुक होकर कहा कि महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने चुन चुनकर लोगों को मारा गया और जब तक उसका बदला नहीं लिया गया तब तक पूरे देश का खून खौलता रहा। लेकिन इस बयान की सबसे विस्फोटक पंक्ति वही थी जिसने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताना विपक्ष को नागवार गुजरा। कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे सेना के शौर्य और स्वाभिमान का अपमान बताया और मांग कर डाली कि जगदीश देवड़ा को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए। बयान इसलिए भी संवेदनशील हो गया क्योंकि ये उस वक्त आया है जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। 7 मई को भारतीय सेना ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेते हुए पीयूके में घुसकर आतंक के ठिकानों को तबाह किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी और पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सेना के पराक्रम पर सियासी चादर कौन ओढ़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री की सराहना करते करते नेताओं की जुबान इतनी बहक गई कि उन्होंने सेना को एक राजनीतिक नेतृत्व के चरणों में झुका दिया? और ये कोई पहली बार नहीं है। कुछ ही दिन पहले विजय शाह बोले थे हमलावरों को सबक सिखाने को उनकी बहन भेजो। अब जगदीश देवड़ा का बयान आया है तो विपक्ष पूछ रहा है क्या सेना देश की है या किसी पार्टी की निजी संपत्ति है? क्या ये वही सेना है जिसकी गरिमा और स्वतंत्रता की दुहाई हर मंच पर दी जाती है और अब उसे भी राजनीतिक नारों और चरणों की भाषा में ढालने की कोशिश हो रही है? सवाल बड़ा है और जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले ये बयान सुनिए जरा। सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह की विवादित टिप्पणी ने राजनीति की गर्मा गर्म सियासी बिसात पर भूचाल ला दिया। कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर उनकी भड़काऊ बातों ने न केवल सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेली बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और कांग्रेस ने राज्यपाल तक पहुंचकर उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विवाद के बीच भी पूरी बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह के पीछे क्यों खड़ी दिख रही है? इसका जवाब 4 बड़े राजनीतिक और रणनीतिक कारणों में छिपा है। पहला, विजय शाह आदिवासी समाज के कद्दावर और भरोसेमंद नेता है जो 8 बार विधायक रह चुके हैं और पार्टी के लिए आदिवासी वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश के करीब 22% वोटर आदिवासी समुदाय के हैं। 47 एसटी आरक्षित सीटों में से करीब 90 पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक साबित होता है। ऐसे में पार्टी कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे आदिवासी मतदाताओं का मोह भंग हो। तीसरा, विजय शाह का बयान भले ही विवादित हो लेकिन उसका टारगेट हार्डकोर हिंदू वोटर्स था जिसे पार्टी अपना मजबूत आधार मानती है, इसलिए एक्शन में हिचक रही है ताकि वोट बैंक ना बिखरे। और चौथा, बीजेपी इस सियासी संकट से निकलने की कोशिश में है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर शाह को हटाया गया तो विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत की तरह प्रचारित करेगा और राजनीतिक नुकसान पार्टी को सहना पड़ सकता है। वहीं विवादित बयान में विजय शाह ने पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कर्नल सूफिया का नाम लिए बिना कहा था जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। मोदी ने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी, जो न केवल कर्नल सूफिया के परिवार और समर्थकों के लिए अपमानजनक था बल्कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश के मीडिया ने भी इसका इस्तेमाल कर भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला इसको बयान करार दिया। इस बीच मंत्री विजय शाह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलकर हंसते हुए माफी मांग ली। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या बीजेपी की यह खामोशी और बचाव उनके लिए राहत का सबूत है या फिर राजनीतिक खेल का एक बड़ा हिस्सा? यही वो विवाद है जो अभी सियासी गलियारों में गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर कौन कौन से मोड़ आते हैं ये राजनीति के चाहने वालों के लिए बेहद अहम होगा।
कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। जब खेतों में सन्नाटा छा जाता है तब भी किसान के दिल में उम्मीद की लौ जलती रहती है। पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक किसान की ऐसी कहानी जो उस उम्मीद के साथ बेमौसमी बारिश के झोंकों से लड़ता रहा, लेकिन हार मानने को मजबूर हो गया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का वो किसान जिसने अपनी पूरी जान लगाकर मूंगफली की फसल तैयार की थी, जब मंडी पहुंचा तो आसमान से बरसाती बारिश ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। फसल भीग गई, सपने टूट गए और वो बैठ गया खेत की मिट्टी पर जैसे अपने दर्द को समेटता हो। उसका वो छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें ये वाशिम में बैठा है, बोरे को इधर उधर करता दिख रहा है, फसल बचाने में असमर्थ है। ये दृश्य हमारे उस किसान की कहानी बताता है जो कभी कभी प्रकृति के सामने इतना मजबूर हो जाता है कि उसकी आवाज़ दब जाती है। ये सिर्फ एक किसान ने की नहीं बल्कि लाखों किसानों की कहानी है जो सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप झेलते हुए भी अपने परिवार का पेट पालते हैं और जब कुदरत का कहर आता है तो उनके लिए आवाज़ कोई नहीं बनता। वो खुद अनदेखे रह जाते हैं, उनका दर्द किसी तक नहीं पहुंच पाता। क्या हमने कभी सोचा है कि जो देश का अन्नदाता है वो जब अपनी फसल खोता है तो उसका दिल कितना टूट जाता है। ये वीडियो हमें ये दिखाता है, ये सिखाता है कि किसान की मेहनत को केवल खेत तक सीमित ना समझें, उसकी ज़िंदगी को समझें, उसकी तकलीफ़ को महसूस करें और इस देश को खिलाकर जो थक जाता है उसे भी हमारा सहारा चाहिए। अब वक्त आ गया है हम सब मिलकर किसानों के लिए आवाज़ उठाएं, उनकी मदद करें ताकि वो फिर से अपने खेतों में खुशी से खड़े हो सकें। 16 मई 1975 तारीख छोटी थी लेकिन फैसला ऐतिहासिक। आज से ठीक 50 साल पहले एक पहाड़ी रियासत जहां कभी राजा की शराब और रानी की चालें हुकूमत करती थीं, भारत का अभिन्न हिस्सा बन गई। सिक्किम, जहां चोग्याल नाम के राजा की विदेशी रानी होप को अमरीकी एजेंडा चला रही थी और जनता अपने ही देश में पराई हो चुकी थी। राजा चाहते थे सिक्किम को भूटान जैसा स्वतंत्र मगर सुरक्षित दर्जा मिले, लेकिन हालात कुछ और ही करवट ले चुके थे। चीन की सीमाओं से सटा सिक्किम भारत के लिए रणनीतिक रूप में बेहद संवेदनशील था और जब राजा ने भारत से अलग होने के संकेत देने शुरू किए तब केंद्र ने चुप्पी तोड़ दी। 1973 में जनता उठ खड़ी हुई, राजा हटाओ लोकतंत्र लाओ का नारा गूंजा और भारत ने पीछे नहीं देखा। सेना ने गंगटोक को घेरा, जनमत संग्रह हुआ और 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। अमरीकी रानी की बिसात ढह गई, राजा चोग्याल सत्ता से बेदखल हुए। 16 मई को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा की भी थी। सोचिए, अगर सिक्किम आज भी अलग देश होता तो क्या भारत उत्तर पूर्व से सीधे जुड़ पाता? क्या चीन, अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की निगाहें इसे मोहरा नहीं बनाती? लेकिन भारत ने न सिर्फ एक रियासत को संवैधानिक अधिकार दिए बल्कि उसे एक संवेदनशील और स्मार्ट राज्य दिया जो आज देश में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ऑर्गेनिक और सबसे शांत है। 90% साक्षरता, हर नागरिक को मुफ्त इलाज, हर खेत में जैविक खेती, यही है नया सिक्किम जो एक विदेशी रानी के सपनों की बलि चढ़ा लेकिन लोकतंत्र की गोद में खेल उठा। . 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
चलिए अब जाते जाते आपको आज बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि मुसीबत से भागना नहीं, उनसे लड़ना सीखो। सच यही है कि जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करते, आप अपनी ताकत को नहीं पहचान सकते। जो लोग गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं, वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा कर जाते हैं। तो आज से नहीं, हर दिन खुद से एक सवाल करो, क्या मैं हार मानने वाला हूं? और जवाब खुद से ही मिलेगा, नहीं। तो आज बात पते की यही है कि हार नहीं मानना। खुद से आप सवाल कीजिए कि आज हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहना है। फिलहाल इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।